हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास को समझने के लिए, भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए हमें इतिहास को 3 भागों में बांटना पड़ा, और वो 3 भाग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के बारे में जाने जाते हैं। ये तीनों इतिहास अलग अलग विस्तृत रूप से हम अपने इस चैनल पर पढ़ेंगे। सबसे पहले आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता से आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी क्यों जाना जाता है, इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इस काल में लोग रहते कैसे थे, इन सब चीज़ों की बातें, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता एक विशेष प्रकार की नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ लोग बहुत ही सिविलाइज्ड तरीके से रहते थे। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? हड़प्पा सभ्यता क्योंकि इसके सबसे सर्वप्रथम अवशेष, सबसे पहली बार अवशेष कहाँ पाए गए थे? हड़प्पा में पाए गए थे। और कुछ स्थान, कुछ जगह, कुछ ऐसे नगर, कुछ ऐसे विशेष स्थान पाए गए कहाँ पे? सिंधु नदी के आसपास। इसलिए इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाने लगा। इसके समय का निर्धारण किस प्रकार किया जाए, इसके लिए कार्बन डेटिंग सिस्टम एक आप जानते होंगे, उसका प्रयोग करके रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा ये बताया गया कि 2500 से लेकर 1750 बीसी तक का समय किसके नाम से जाना जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाएगा। इस सभ्यता के निवासी द्रविड़ थे। कहाँ के द्रविड़? भूमध्य सागर के आसपास के लोगों को क्या कहा जाता है? द्रविड़ कहा जाता है। ये परिवार कैसे मात्र सत्तात्मक होते थे? इनके परिवारों में जैसे जिस प्रकार आज का परिवार पितृ सत्तात्मक परिवार है, बदल रही हैं चीजें धीरे धीरे, इसी प्रकार पहले मात्र सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे। हुआ क्या कि सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 राय बहादुर दयाराम साहनी इन्होंने सबसे पहली बार हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष खोजे। हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष सबसे पहली बार 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजे। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर ली। मोहनजोदड़ो, इन्होंने बताया 1921 में कि एक ऐसी जगह मोहनजोदड़ो भी है जिसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से माना जा सकता है। इन खोजों के तदुपरांत बाद में 2 साल के बाद 1924, 21 में हड़प्पा, 22 में मोहनजोदड़ो, 1924 में सर जॉन मार्शल, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे, उन्होंने पूरे विश्व में इस बात की घोषणा कर दी कि भारत में हड़प्पा नाम की एक जगह है जिसका संबंध बहुत पुरानी चीज़ों से हो सकता है। यहाँ से हमें बहुत कुछ ऐसा समझने को मिल सकता है कि पहले लोग कैसे रहते थे। हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। यहाँ जो लोग रहते थे उसका जो फैलाव था वो त्रिभुजाकार रूप में था। फैलाव हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक ये लोग बसे हुए थे। तो उत्तर में जम्मू और कश्मीर के मांदा एक स्थान है जम्मू और कश्मीर में। तो ये उत्तर में मांदा, पश्चिम में सुदकुंगटूर वर्तमान पाकिस्तान बलूचिस्तान में, दक्षिण में दाइमाबाद और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश के पास तक ये लोग रहते थे। इसकी पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर तक ये फैली हुई थी। आइए जानते हैं इसकी विशेषता क्या थी जो इसे सबसे अलग बनाती है, जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत विशेष स्थान दिलवाया। वो थी इसकी नगर योजना। ये नगर योजना बहुत ही शहरी रूप से विकसित थी। मतलब ये पक्की ईंटों के घर जितने भी थे इनके पक्की ईंटों के बने हुए थे। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था इस व्यवस्था में। सड़कें एवं नालियां ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति से मतलब है कि ये
जो भी सड़कें थी वो 90 डिग्री पर मिलती थी, और जो नालियां थी वो भी ढकी हुई और 90 डिग्री पर मिलती थी। चूना और जिप्सम चूना और जिप्सम का प्रयोग भी सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्ण रूप से मिलता है देखने को। ईंट, जो ईंटें थी, पक्की ईंटें थी, उनका आकार 4:2:1 के अनुपात में था। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 के अनुपात में था। दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, दरवाजे सड़क की ओर ना खुल करके दरवाजे सड़क से पीछे की ओर खुलते थे। खिड़कियां भी पीछे की ओर ही खुलती थी। नगर 2 भागों में बटा हुआ था, एक ऊपर का स्थान दुर्ग और नीचे का स्थान नगर कहलाता था। ऊपर के जो दुर्ग होते थे वो मिट्टी के बने होते थे, और नीचे नगर के नाम से इन्हें जाना जाता था। प्रमुख स्थल के बारे में बात करें, यहाँ के 5 प्रमुख स्थल ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। सबसे पहला कौन सा स्थान है? हड़प्पा। वही जो 1921 दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। ये वही जगह है। यहाँ से इन्हें मिला क्या था? स्वास्तिक का चिन्ह। ये वाला चिन्ह आप देखते हैं, ये जो चिन्ह देखते हैं, ये कहाँ की देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। मातृ देवी की मूर्ति भी मिली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक मातृ देवी जिनकी पूजा की जाती थी, इस मूर्ति के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनकी पूजा की जाती रही होगी। सबसे अधिक अन्नागार, सबसे अधिक संख्या में अन्नागार, 6 अन्नागार मिले हैं। कहाँ पे? हड़प्पा में। मुहरों पर ऐसी कुछ मुहरें मिली हैं जिनके ऊपर श्रृंगी पशु का अंकन किया गया है, उनकी छाप छोड़ी गई है, उन्हें आंका गया है। मुहरों पर श्रृंगी पशु का चित्र भी मिलता है। दूसरी जगह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? स्नानागार मिला है। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। भोलेनाथ, आज सावन का पहला सोमवार भी है, पशुपति की शिव मूर्ति मिली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि शंकर भगवान की पूजा की जाती थी। अन्नागार, यहाँ पे सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे अधिक संख्या में अन्नागार कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं हड़प्पा में। और सबसे बड़ा अन्नागार, बृहद अन्नागार कहाँ मिला है? वो मिला है मोहनजोदड़ो में। अन्नागार सबसे बड़ी इमारत भी है मोहनजोदड़ो की। अन्नागार खुद में भी सबसे बड़ा है और ये सबसे बड़ी इमारत भी है। दाढ़ी वाले एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है जो वेल ड्रेस्ड है, सूटेड बूटेड है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रहा करते थे। कुबड़ वाला बैल भी मिला है जिसे भोलेनाथ की सवारी बताया जाता है। कांसे की नृत्य नारी मिली है, एक नर्तकी करती हुई महिला मिली है जो कांसे की है। ऐसा कहा जाता है वो महिला नृत्य की देवी हैं। तीसरी जगह है कालीबंगा। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो और तीसरा कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। युगल समाधान भी मिला है, मतलब जोड़े में महिला और पुरुष को जोड़े में दफनाने की व्यवस्था, ऐसा कहा जाता है इस युगल समाधान के द्वारा जो हमें साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड में मिला है, पूजा पाठ के लिए अग्निकुंड का प्रयोग किया जाता है और उसी अग्निकुंड के साक्ष्य में कालीबंगा से मिले हैं। लोथल क्या है? अगला स्थान है लोथल। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो वो कौन सा होगा? लोथल। लोथल एक क्या है? बंदरगाह है। लोथल एक बंदरगाह है। यहाँ से चावल की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। चावल की खेती के प्रमाण हमें कहाँ से मिले? लोथल से मिले हैं। अगला है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो से मनके बनाने का कारखाना, मन का मतलब मोती, मोती बनाने का कारखाना हमें कहाँ से मिला है? चहुंदड़ो से मिला है। जो महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं, लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं, ये भी हमें कहाँ से मिला है? चहुंदड़ो से। ये बहुत पुरानी भैया लगता है, ऐसा कि पहले भी घायल करने वाली चीजें थी। कांसे की बैलगाड़ी, कांसे की बैलगाड़ी भी मिली है। कांसे की बैलगाड़ी भी मिली है और घोड़ा गाड़ी, इक्का गाड़ी, जिसे घोड़े चलाते हैं और पीछे सवारी बैठने के लिए लकड़ी का कुछ बना रहता है, उसे इक्का गाड़ी कहा जाता है। ऐसा भी चहुंदड़ों में मिला है। इस हड़प्पा सभ्यता में पशु पूजा का भी विशेष महत्व है। पशु पूजा का अर्थात एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाले गेंडा की पूजा भी की मूर्ति भी यहाँ मिली और ऐसा कहा जाता है कि इसकी विशेष रूप से पूजा की जाती होगी
और ये गैंडे के रूप में, जिसे वर्तमान में गैंडा हम लोग कहते हैं, उसकी पूजा की जाती थी। वृक्ष पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। एक महिला मिली, एक ऐसी मूर्ति मिली है जो किसी महिला की है और उसके पेट से पेड़ निकल रहा है। ये बताता है कि यहाँ पर पेड़ की तो पूजा होती ही होती थी, जमीन की भी, धरती माता की भी पूजा की जाती थी जो हमें अन्न देती है। लेखन कला, लेखन कला कैसी थी? चित्रलेखात्मक यहाँ की लेखन कला थी। चित्रलेखात्मक का मतलब अक्षर नहीं, चित्रों के द्वारा चीजों को लिखा और दिखाया जाता था। 600 तक के चित्रलेखात्मक मिले हुए हैं। 600 मैक्सिमम कितने चित्रों का अंकन किया गया है? 600 चित्रों तक की लेखनी का प्रमाण मिलता है। इस लेखन कला को पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखा जाता है। यहाँ पे जो लिखावट होती है वो पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इसे हम लोग बस्टोफेडॉन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? बस्टोफेडॉन के नाम से जानते हैं। ये रही सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ खास जानकारी। अगले लेक्चर में हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी देख सकते हैं और वैदिक सभ्यता के बारे में आगे पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।